स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 7 पार्ट 2 से। इससे पहले के पार्ट में हमने ट्राइबल्स और नोमैड्स के बारे में पढ़ा है। उस पार्ट को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ चेंजिंग सोसाइटीज़, न्यू कास्टेस एंड हायरार्कीज। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रो, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। यानी कि क्योंकि इकोनॉमी बेटर हो रही थी, लोग ग्रो कर रहे थे, सोसाइटी की ज़रूरतें बढ़ रही थी, तो ऐसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई थी जिसमें क्या हो, जिन्हें नई नई चीज़ें आती हैं, ठीक है, और लोगों के बीच ही नए स्किल्स की ज़रूरत बढ़ने लग गई थी। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्नाज, यानी वर्ण के अंदर भी, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले डिवीजन वर्ण के अकॉर्डिंग था, तो वर्नाज में छोटी छोटी जातियाँ, छोटी छोटी कास्ट भी उभरने लग गई थी। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्टेज अपीयर्ड अमंग द ब्राह्मण्स। ऑन द अदर हैंड, मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वर टेकन इन टू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। यानी कि क्या हुआ, ब्राह्मण्स के बीच में भी नई नई कास्ट बनी रही थी। उसके अलावा क्या हुआ, कई ट्राइब्स को और सोशल ग्रुप्स को क्या किया, मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। यानी कि इनको सोसाइटीज़ के अंदर रख लिया और इनको एक अलग ही मतलब कहते हैं ना, अलग ही जाति का नाम दे दिया कि ठीक है ये जाति है। स्पेशलाइज आर्टिजन्स, स्मिथ, कारपेंटर एंड मेजन्स वर ऑल्सो रिकोगनाइज एज सेपरेट जाति बाय द ब्राह्मण्स। यानी कि जो लोग अपना जो काम करते थे, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, चाहे वो ब्लैक स्मिथ हो, लोहार हो, कारपेंटर हो, जो लकड़ी का काम करते हैं, कोई भी हो, उनको अलग अलग नाम से अलग अलग जातियों में डाल दिया ब्राह्मण ने, ठीक है। जातीज रेदर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। पहले तो वर्ण हुआ करता था, जो हमने पहले के चैप्टरों में पढ़ा है, वर्ना की बात थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब उसकी जगह जातीज मेन हो गया, जातीज पे लोग फोकस करने लग गए थे। अमंग द कायस्त्र, न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। अब क्या हुआ था, राजपूत जो थे 11th एंड 12th सेंचुरी के बीच में वो पावरफुल होने लग गए थे। वो बिलोंग करते थे डिफरेंट लीनिएजेस से, सच एज हुनास, चंदेलास, चालुक्याज एंड अदर, ठीक है, अलग अलग लीनिएज से वो बिलोंग करते थे। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर। कुछ इसमें से ऐसे भी थे जो पहले ट्राइब से बिलोंग करते थे। मैनी ऑफ दीज क्लैन केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। और उसके बाद क्या हुआ, इनमें से कुछ क्लैंस जो ट्राइब्स के अंदर आते थे, बाद में उनको राजपूत बोलने लग गए थे, इसलिए अब वो राजपूत थे और पहले हम बोलते हैं कि वो ट्राइब से बिलोंग करते थे। सबकी बात नहीं हो रही, कुछ की बात हो रही है यहाँ पे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। तो अब इन्होंने क्या किया राजपूतों ने, कि जो पुराने रूलर्स थे उनको तो रिप्लेस कर दिया, और किस एरिया में ज़्यादा काम किया, एग्रीकल्चर एरिया में उन्होंने ये चीज़ करी। हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेटस या फिर स्टेट्स, सॉरी। यहाँ पे क्या हुआ था, अब धीरे धीरे एक प्रॉपर सोसाइटी, पावरफुल सोसाइटी डेवलप होने लग गई थी, और जो रूलर थे वो अपनी वेल्थ क्या कहते हैं, मतलब जो भी पैसा वगैरह था उसको यूज़ कर रहे थे ताकि पावरफुल स्टेट्स बना सकें। Now, the rise of Rajput clans to the position of ruler set an example for the tribal people to follow। यानी कि एक राजपूत जिस तरह से इमर्ज हुए और जिस तरह से उन्होंने रूलर्स की पोजीशन ली, उससे ना ट्राइबल लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन गया था, क्योंकि जो राजपूत थे कुछ क्लैंस उसमें से पहले ट्राइब्स में थे। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी ब्राह्मण्स का सपोर्ट के साथ कई ट्राइब्स ऐसे थे जो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए थे, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। यानी कि जो आगे की ट्राइबल फैमिलीज हैं, जो लीडिंग हैं, जो ज़्यादा अपने ही फील्ड में अच्छे हैं, जिनको लोग कंसिडर कर रहे हैं अच्छा, वो ही सिर्फ रूलिंग क्लास में ज्वाइन कर सकते थे। एंड अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। और कई उनमें से ऐसे थे जिन्होंने क्या कर लिया, लोअर जाति को ज्वाइन कर लिया। ऑन द अदर हैंड many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite early। कई उनमें से ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। They continue to reject the caste system। और इन्होंने कास्ट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया था। The unequal social order prescribed by orthodox Hinduism was not widely accepted in these area। मतलब जो इनका सोच थी कि जो चल रहा था कास्ट सिस्टम, सोशल ऑर्डर, वो इन लोगों को समझ नहीं आया, तो इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया ये चीज़। The emergence of states is closely related to social change among tribal people। जिस तरह से states मतलब बढ़ रही थी, उभर रही थी, उसका काफ़ी क्लोज लिंक है किससे, जो चेंज ट्राइबल लोगों के साथ हो रहे थे। Two example of this important part of our histories are described below। अब दो एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू हम जो अभी हमने पढ़ा है उसको समझ पाएंगे। A closer look, the Gonds।
The Gonds lived in a vast forested region called गोंडवाना और country inhabited by Gonds। यानी कि ये जो गोंड्स थे ये कहाँ रहते थे, गोंडवाना में रहते थे, एक फॉरेस्टेड रीजन था, या फिर कंट्री इनहेबिटेटेड बाय गोंड्स। ठीक है, उसका मतलब यही हुआ कि एक ऐसी जगह जो गोंडों ने ले रखी है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है, इसको झुमंतु खेती बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट को बर्न करते हैं, उस पर फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, फिर नए पार्ट को बर्न करते हैं तो वो फर्टाइल हो जाता है जो पार्ट है। और छोड़ने का मतलब 1-2 दिन के लिए नहीं, काफ़ी सालों के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कल्टिवेशन काफ़ी अभी भी होता है नॉर्थ ईस्ट की साइड में। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। जो लार्ज गोंड ट्राइब था वो छोटे छोटे क्लैंस में बटा हुआ था। हमने ये तो पढ़ा ही है कि ट्राइब्स क्या होते हैं, क्लैंस में डिवाइड हो जाते हैं। ईच क्लैन हैज़ इट्स ओन राजा और राय, और हर क्लैन का अपना चीफ होता है या राजा होता है। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वॉज डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स। यानी कि जिस टाइम मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, दिल्ली सुल्तान्स का, सॉरी नॉट मुगल साम्राज्य, गलत बोला, दिल्ली सुल्तान जब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे तो क्या हुआ, लार्ज गोंड किंगडम्स डोमिनेट करने लग गए थे। ठीक है, वो धीरे धीरे डोमिनेट होने लग गए थे। अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन, मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गारा कटांगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। यानी अकबरनामा में डिस्क्राइब किया हुआ है गोंड किंगडम को, जिसमें कुछ इतनी विलेजेस हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो एक हो रहा था। ठीक है, मतलब एक मेन चीज़ हो रही थी कि यहीं से सब कुछ फॉलो होगा जो बाकी लोग फॉलो करेंगे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गर्स, ईच गर वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। यानी कि एक कोई भी किंगडम जो था वो डिवाइड हो रहा था अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको बोला है क्या, हमने बोला घर। और हर घर कंट्रोल कर रहा था एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन, इसको कंट्रोल कर रहा था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट ऑफ 84 विलेजेस कॉल 84। उसके बाद ये फर्दर आगे डिवाइडेड था किसके अंदर, आगे की 84 विलेजेस की यूनिट में, जिसको हम 84 बोलते हैं। तो 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहॉट्स, ईच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस। ध्यान से सुनिएगा इसको, किंगडम को डिवाइड किया गया घर में, हर घर को कंट्रोल कर रहा था एक पर्टिकुलर गोंड का क्लैन। ठीक है, जो गोंड के ट्राइब्स जब बढ़ जाते हैं तो क्लैन में बढ़ जाते हैं, तो हर घर को एक क्लैन कंट्रोल कर रहा था। फिर उसको डिवाइड किया अलग अलग 84 विलेजेस में, जिसमें 84, जिसको 84 बोला गया। और फिर 84 को भी डिवाइड किया गया किसमें, बरहौत में, जिसमें 12 विलेजेस आती थी। तो बेसिक पैटर्न है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। किंगडम को डिवाइड किया घर में, घर को डिवाइड किया 84 में, 84 को डिवाइड किया बरहौत्स में। द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। जिस तरह से ये स्टेट्स उभर के आ रही थी, उसने जो सोसाइटी है गोंड सोसाइटी, उसको पूरी तरह चेंज कर दिया। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। यानी कि सोसाइटीज़ जो थी वो अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड होनी शुरू हो गई थी। ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। यानी कि जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम पे वो क्या थे, उनको लैंड ग्रांट्स मिलने लग गए थे बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे उनके पास पावर आ रही थी। और जो गोंड चीफ थे ना, वो चाहते थे कि उनको भी राजपूत की तरह रिकॉग्नाइजेशन मिले। ठीक है, सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गरहा कठंगा नाम का है, जगह का नाम है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हिस्ट्री में नाम होते हैं, तो आपको थोड़ा सा नाम पढ़ते हुए ध्यान रखना है। एक तरफ उसको लिख लीजिए कि इस चैप्टर में आपने कौन कौन से मेन नाम पढ़े। सो अमन दास जो गोंड राजा थे गारा कटंगा के, उन्होंने एज्यूम द टाइटल ऑफ सांग्राम शाह। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलभनन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। मतलब कि जो ये गोंड राजा थे, ठीक है, अमन दास गारा कटंगा के, उनको टाइटल संग्राम शाह मिला और उनके बेटे यानी दलपत ने शादी करी किससे, दुर्गावती से, जो कि राजपूत राजा जो थे महोबा उनकी बेटी थी। दलपत यानी कि जो इनके बेटे थे अमन दास के, डाइड अर्ली, तो वो जल्दी मर गए। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑन हर 5-year-old सन। यानी कि जब उनके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई तो जो रानी दुर्गावती थी वो काफ़ी कैपेबल थी, तो उन्होंने अपने बेटे के मतलब उसमें कि 5 साल के बेटे को ही कंसिडर करके राज करना शुरू कर दिया। वीर नारायण उनका बेटा था, उसी के बेसिस पे उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवर मोर एक्सटेंसिव। तो उनके अंडर क्या हुआ, किंगडम धीरे धीरे और अच्छा फैलने लग गया। 1565 में मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक्ड गारा कटंगा। उसके बाद
1565 में क्या हुआ, जो मुग़ल फोर्सेस थी उन्होंने किसके कंट्रोल में थी उस टाइम, असफ खान के अंडर, मतलब वो ऊपर सुपरवाइज़र थे काइंड ऑफ, उनके सुपरविजन में क्या हुआ, उन्होंने गारा कटंगा को अटैक कर दिया। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉट पुट अप बाय रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती ने काफ़ी कोशिश करी रोकने की, पर वो हार गई एंड प्रिफर टू डाई रेदर देन सरेंडर, और उन्होंने ये चूज़ किया कि मैं मरना पसंद करूँगी एज़ कम्पेयर टू अपनी हार मानना, सरेंडर करना। ठीक है, उनका जो बेटा था वो भी आराम से जल्दी मर गया ना। ये चीज़ हमने पढ़ी कि क्या मतलब आपको समझ में आया होगा लिंक क्या है। जो अमनदास के बेटे थे दलपत, उन्होंने दुर्गावती से शादी करी थी, ठीक है, जो कि एक राजपूत राजा की बेटी थी। उसके बाद उनके हस्बैंड यानी दलपत की डेथ जल्दी हो गई, तो अब क्या हुआ, उन्होंने कंट्रोल लिया और अपने बेटे के साथ ही रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन 1565 में क्या हुआ कि असफ खान ने, जो मुग़ल फोर्सेस के वो हेड कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया और उसके बाद वो हार गई। ठीक है, गारा कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, काफ़ी पैसे वाली जगह थी, काफ़ी पैसा था वहाँ पे। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम्स। काफ़ी पैसा तो ऐसे आता था कि जो भी एलिफेंट्स होते थे उनको पकड़ लेते थे, उनको एक्सपोर्ट कर देते थे, तो इस तरह से पैसा आता था। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन एंड एलिफेंट। जब मुगल ने गोंड को कैप्चर किया था, सारे लोगों को, जो भी वहाँ के लोग थे, तो काफ़ी पैसा मिला, काफ़ी कॉइन्स मिले, काफ़ी एलिफेंट्स मिले उनको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रिच स्टेट थी। They annexed part of the kingdom and granted the rest to Chandra Shah, an uncle of बीर नारायण। कुछ पार्ट उन्होंने किंगडम का ले लिया, लेकिन पता है क्या करा, कुछ पार्ट छोड़ के उन्होंने किसको दे दिया, बीर नारायण, जो कि सॉरी चंद्र शाह को दे दिया, जो कि अंकल थे बीर नारायण के। बीर नारायण कौन, दुर्गावती का जो यहाँ पे बेटा था। ठीक है, तो वो तो मर गए थे, लेकिन उनके अंकल को उन्होंने कुछ पार्ट दे दिया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गारा कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। सब कुछ खत्म हो चुका था, गारा कटंगा खत्म हो चुका था, लेकिन स्टिल कुछ टाइम तक सर्वाइव कर पाया था यहाँ पे। However, they become much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger बुंदेलाज एंड मराठा। उसके बाद उनके लिए टिकना मुश्किल हो गया था, जब उन्होंने स्ट्रगल करी थी बुंदेल से एंड मराठा से, तो फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, गोंड ट्राइब के बारे में, कि कैसे वहाँ पे क्या हुआ और गारा कटंगा कैसे था। मतलब यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक हमने पढ़ा कि कैसे राइज हुआ, कैसे फॉल हुआ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अहोम्स। द अहोम्स माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। यानी कि उन्होंने क्या किया था, अहोम्स माइग्रेट कर गए थे ब्रह्मपुत्र वैली से, ठीक है, जो आज की प्रेजेंट डेट में हम उसको म्यांमार बोलते हैं। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान्स लैंडलॉर्ड। अब उन्होंने क्या करा, एक नया स्टेट बनाया। कैसे, जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था, जो लैंडलॉर्ड्स फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे, भुयान्स, उनको दबा के उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, नया स्टेट बनाया। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ चुटियाज एंड ऑफ कोच हाजो एंड सबजुकेटेड मैनी अदर ट्राइब्स। अब क्या हुआ था, उन्होंने जब क्या कहते हैं 16th सेंचुरी की बात है कि उन्होंने किंगडम्स को क्या कर दिया, जो चुटियास का जो किंगडम था और कोच हाजो का जो किंगडम था, उनको अपने साथ मिला लिया, अपने किंगडम के साथ मिला लिया था। और कई सारे जो ट्राइब्स थे उनको क्या कर दिया था, क्या कहते हैं, फ्री कर दिया था। ठीक है, मतलब कि फ्री इन द सेंस कि एटली अपने साथ मिला लिया था, कंट्रोल में करा था, नॉट फ्री, कंट्रोल में कर लिया था। The Ahoms built a large state and for this they used firearms as early as the 1530s. By the 1660s they could even make high quality gunpowder and cannons. मतलब क्या हुआ, वो बड़ी स्टेट बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे उस टाइम की चीज़ें यूज़ करी, जैसे कि गन पाउडर, कैनन्स, ये सब वो यूज़ करने लग गए थे, ठीक है, और बनाने लग गए थे। However, the Ahom faced many invasions from the southwest. लेकिन अहोम को क्या होता था, वो कई चीज़ें फेस कर रहे थे साउथ वेस्ट की साइड से, वहाँ से उनको अटैक के हमेशा चांसेस रहते थे। 1662 में द मुगल्स अंडर मीर जुमला, यानी कि जब मुगल मीर जुमला के अंडर जब चल रहा था, उन्होंने अहोम किंगडम पे अटैक कर दिया था। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम वर डिफीटेड। उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस करने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो डिफीट हो गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन मुगल डायरेक्टली उनको कंट्रोल करें, ये बहुत टाइम तक पॉसिबल नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा, ये है अहोम किंगडम। ठीक है, द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर।
यानी कि ये किस पे डिपेंडेंट थे, फोर्स लेबर पे, जो काम करे। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स, यानी कि जो लोग को फोर्स किया जाता था कि वो काम करे उनको पैक्स बोला गया था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन, पॉपुलेशन को काउंट किया गया था। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स बाय रोटेशन, हर विलेज को क्या करना पड़ता था, कुछ पेक्स यानी कि जो लोग फोर्स लेबर करेंगे वो भेजना पड़ता था रोटेशन से, जैसे कि आज इस विलेज ने भेजा तो कल वो विलेज भेजेगी, परसों वो विलेज भेजेगी, इस तरह से। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस, जो लोग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में रहते थे उनको वहाँ से लेस पॉपुलेटेड प्लेस में शिफ्ट कर दिया था। अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप, इस तरह से वो टूट गए थे अलग अलग पार्ट में। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड, अब उस टाइम क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन एक ही हो चुका था, मेन फोकस हो चुका था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, और जितने भी एडल्ट मेल्स थे सबने क्या किया था आर्मी के टाइम पे, सॉरी जब वॉर होती थी उस टाइम पे आर्मी में सर्व किया था, आर्मी में काम किया था। At the other times they were engaged in building dams, irrigation system and other public work. अगर वो आर्मी में काम नहीं कर रहे होते थे तो कहाँ काम कर रहे होते थे, या तो वो कुछ बिल्डिंग करने में, पब्लिक वर्क में, इरिगेशन सिस्टम में, सिंचाई के काम में काम कर रहे होते थे। द अहोम ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, उन्होंने नए तरीके निकाले थे राइस कल्टिवेशन के, ठीक है। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स, अहोम की सोसाइटी भी डिवाइडेड थी किसमें, क्लैंस में और खेल्स में बटी हुई थी। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट्स ऑफ आर्टिजन्स, no artisans in the Ahom area came from the adjoining kingdom, यानी कि क्या हुआ था, बहुत कुछ ही कास्टेस थी आर्टिजन्स की जो वहाँ पे आई थी। देयर वर वेरी फ्यू कास्टेस, और आसपास की जगहों से भी जो कास्ट थी आर्टिजन्स की, यानी कि जो कारीगर होते थे वो बहुत ही कम आए थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवलर विलेजेस, हमने पढ़ा था कि अहोम की सोसाइटी क्लान्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, यहाँ हमने ये पढ़ा था। और अभी जो खेल है यानी क्लान्स भी क्या होते थे, ये भी कई विलेजेस को कंट्रोल करते थे। दे यूज टू कंट्रोल फ्यू विलेजेस एंड सेवरल विलेजेस। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, जो पीजेंट्स होते थे उनको लैंड मिलता था उनकी कम्युनिटी से। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट, यानी कि जो राजा था वो भी कम्युनिटी की मर्जी के बिना उस लैंड को नहीं ले सकता था। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, यानी कि अहोम जो थे वो खुद के ही भगवान जो उनके ट्राइबल गॉड्स थे उनको मानते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउ एवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड, यानी कि 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, शुरू के टाइम में क्या हुआ था, ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था काफ़ी बढ़ गया था। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, राजा के थ्रू उनको ना जगह मिल जाती थी ब्राह्मण्स को, और मंदिर मिल जाते थे। इन द रीन ऑफ सिब सिंह, यानी कि हिंदुइज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, यानी कि जब सिब सिंह का टाइम चल रहा था 17वीं शताब्दी में, तो क्या हो रहा था, जो हिंदुइज्म था वो काफ़ी डोमिनेंट हो चुका था। बट द अहोम किड डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म, उन्होंने अडॉप्ट करा लेकिन पूरी तरह से जो उनके विश्वास थे, जिन चीज़ों पे वो भरोसा रखते थे, उसको गिव अप नहीं किया। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफेस्टिकेटेड, यानी कि बहुत ही सोफेस्टिकेटेड लोग थे, बहुत ही अच्छे से रहते थे। पोएट्स और जो स्कॉलर्स थे उनको लैंड मिल जाते थे कुछ पोर्शन। थिएटर यानी कि जो हम देखते हैं वो एनकरेज किया जाता था कि लोग एक्टिंग करें, लोग कुछ कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें करें। संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को ट्रांसफ़र किया था, मतलब ट्रांसलेट किया था लोकल लैंग्वेजेस में, ठीक है। हिस्टोरिकल वर्क नोन एज बुरानजीज वर ऑल्सो रिटर्न फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन असमीज, उसके बाद कई सारा जो काम था बुरानजीज उसको बोला है, उसको पहले अहोम में लिखा, उसके बाद असमीज में लिखा, तो इस तरह से हुआ था। नाउ कंक्लूजन, अभी हमने अहोम के बारे में पढ़ा। कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग, कई सोशल चेंजेस हुए इस टाइम पे, धर्म के आधार पे ले लो या लोगों के कल्चरल वे में ले लो। वर्ण बेस्ड सोसाइटी, ये जो वर्ण बड़े थे, और एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर, तो ट्राइबल लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट एंड चेंज, अब दोनों लोग यानी कि चाहे वो कास्ट बेस्ड हों चाहे वो ट्राइबल हों, उन लोगों ने अब काफ़ी अडॉप्ट किया और वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गए। दे वर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड, कई सारे डिफरेंट ट्राइब्स थे, अलग अलग तरह का उन्होंने लाइवलीहुड ले लिया, जो काम करते थे वो। कुछ टाइम में क्या हुआ, कुछ उसमें से मर्ज ही हो गए, कास्ट बेस्ड
सोसाइटी के साथ, मतलब वो मिल गए कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। कई लोग थे जिन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि हम ना हिंदुइज्म मानेंगे ना हम कास्ट बेस्ड सिस्टम मानेंगे। सम ट्राइब एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे दस बिकम पॉलिटिकली पावरफुल। कुछ ट्राइब्स ने क्या किया, खुद अच्छे से अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, उसको सेटल करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हो चुके थे। इसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुआ और सारे राजाओं के साथ और एम्पायर्स के साथ। तो ये हमने पढ़ा अबाउट ट्राइब्स की, दो मेजर ट्राइब्स को लेके। तो ये था पार्ट 2 क्लास सेवेंथ चैप्टर हिस्ट्री का, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटी। पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए क्लास के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप जो भी ढूंढना चाहते हैं आपको वो चैप्टर उसके अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।